So we'll go ahead with next topic today. So if you remember, हमने last lecture में we have seen interference of light और आपको ये याद होना चाहिए interference of light में what you have is एक screen पे when you have two sources of light, जब हमारे पास एक single source होता है तो जो surrounding medium है मतलब जैसे screen है तो वहाँ पे distribution of intensity is uniform, हर जगह पे equal intensity होता है. You should remember we had a screen and if we have a single source of light the distribution of intensity या फिर energy is uniform throughout, but when you have two source of light placed near to each other तो इस केस में इस सराउंडिंग मीडियम में मतलब स्क्रीन पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी या इंटेंसिटी इज नॉट सेम. तो कहीं पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, कहीं पे इंटेंसिटी मिनिमम है, एंड देन यू हैव मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी. तो ऐसे अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स बनते हैं. इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न. तो बेसिकली बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट at different points on the screen you have different intensity. तो इस modification of intensity of light को due to superposition of waves क्या बोलते हैं इसको? Interference. तो आप फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए. आइडिया इज वेरी सिंपल. जब हमारे पास सिंगल सोर्स ऑफ लाइट था तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म था. जब हमारे पास दो सोर्स ऑफ लाइट है तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है. तो यू हैव अल्टरनेट ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क बैंड्स. जहाँ पे ब्राइट बैंड है वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशंस पता होने चाहिए. पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू एन लैम्डा या फिर फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2n पाई. और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है डार्क बैंड्स उस केस में पार्ट डिफरेंस इज भूल गए. पार्ट डिफरेंस इज 2m-1 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 7 लैम्डा बाई 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और फेज डिफरेंस होता है 2m-1 पाई मतलब पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब हमको ये देखना है टुडे वी वांट टू सी व्हाट आर द कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. अभी कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न पहले तो वही पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब होता है विथ टाइम इंटरफेरेंस पैटर्न चेंज नहीं होना चाहिए. मतलब क्या? अगर मेरे पास एक इंटरफेरेंस पैटर्न है तो अभी मैंने बताया कि इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता है. यू हैव अल्टरनेट ब्राइट डार्क बैंड्स. तो इंटरफेरेंस पैटर्न में यू हैव अल्टरनेट ब्राइट बैंड डार्क बैंड ब्राइट बैंड डार्क बैंड सो ऑन सो फोर्थ. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ऐसा ही रहना चाहिए. इट शुड नॉट चेंज. तो ये ऐसा ही रहना चाहिए विथ टाइम. इसको बोलते हो स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. क्योंकि अब ऐसा भी हो सकता है ना कि जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्टिव बना है कुछ टाइम के बाद वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो जाए. हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे अभी डार्क दिख रहा है आपको कम्प्लीटली डार्क दिख रहा है मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी इज 0. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे बाद में डार्क तो हो लेकिन इंटेंसिटी 0 ना हो. ऐसा भी हो सकता है कि अभी ये जो बैंड्स है ना ब्राइट बैंड डार्क बैंड इनका विड्थ सेम है. ऐसा भी हो सकता है विद टाइम शायद विड्थ चेंज हो जाए. हो सकता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर पैटर्न विद टाइम चेंज नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हो स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. तो स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए देयर आर सर्टेन कंडीशंस. सो कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. There are in total around 8 conditions for obtaining steady interference pattern. सबसे पहला कंडीशन है द टू सोर्सेस. क्योंकि हमको दो सोर्स चाहिए. रिमेंबर इंटरफेरेंस एक सोर्स से नहीं होता. यू नीड टू हैव टू सोर्सेस. सो द टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट. द टू सोर्सेस ऑफ लाइट must be coherent. अभी ये कोहेरेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए. फिर तो कोहेरेंट सोर्सेस मतलब जब दो सोर्सेस से जो लाइट आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी सेम हो और दोनों वेव्स इन फेज हो. इन फेज मतलब दोनों का क्रेस्ट शुरू से ही पहले से ही क्या था सेम मतलब कोइंसाइड हो रहा था. या फिर अगर फेज डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस भी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहना चाहिए. थोड़ा इसको इमेजिन कर लेते हैं.
फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू से कोहेरेंट, तो कोहेरेंट सोर्सेस के दो कंडीशंस होते हैं. द टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ नंबर वन, इफ दे इमिट लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी सेम होना मतलब वेवलेंथ सेम होना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. So when you say that the two sources are coherent, मतलब they should be emitting light of same frequency. Number two, अभी if you see ये दो sources है and जब source वन ने अपना crest emit किया तब source टू ने भी अपना crest emit किया. ऐसे दो sources को बोलते हो in phase. तो these two sources must be in phase. या फिर अगर in phase नहीं है तो मान लो चलो पहले source ने अपना crest emit किया, उस टाइम पे second source ने अपना trough emit किया, ऐसा भी हो सकता है. तो दे आर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री. दे आर आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री. तो अगर वो इन फेज नहीं भी हो तो जो भी इनका फेज डिफरेंस है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहना चाहिए. सो द टू सोर्सेज आर कोहेरेंट इफ दे इमिट लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड दे आर इन फेज और दे हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के साथ फेज डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, या तो होना ही नहीं चाहिए. अगर है तो वैसा ही रहना चाहिए विद टाइम. ऐसे सोर्सेज को बोलते हो तुम कोहेरेंट. क्या बोलते हो? कोहेरेंट. इसका सीधा लिंक है अगले टॉपिक के साथ, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होगा कि स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करने की क्या कंडीशन है, तब समझेगा कि इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए सोर्सेस कौन से यूज करने हैं. तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट द टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट, मीनिंग टू से दे शुड बी इमिटिंग लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड the wave should be in phase or should be having constant phase difference. Number two, the two sources must be monochromatic. The two sources of light must be monochromatic. What is the meaning of monochromatic? They should be emitting light of same wavelength. तो दोनों सोर्सेस में से सेम वेवलेंथ इमिट होना चाहिए. और अगर मोनोक्रोमेटिक नहीं हुआ तो क्या होगा? नाउ लेट अस थिंक कि क्या होगा. मैंने इसलिए अब इसके आगे से ना मैं एक इंटरफेरेंस पैटर्न ड्रॉ करके ही रख दूंगा, क्योंकि हमको वो बार बार काम में आने ही वाला है. सो लेट्स से हमारे पास एक इंटरफेरेंस पैटर्न था. सो वी हैड एन इंटरफेरेंस पैटर्न. तो इंटरफेरेंस पैटर्न बाय द वे, जहां ब्राइट दिख रहा है, जहां पे ब्राइट दिख रहा है, जहां पे ब्राइट दिख रहा है, वो क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव होता है. वेरी गुड, इट इज कंस्ट्रक्टिव. फाइन, गुड. तो इट इज कंस्ट्रक्टिव. और जहां डार्क दिख रहा है वो क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव. ओके. अब अगर मेरे पास जो दो सोर्सेज ऑफ लाइट है, अगर वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है, लेट अस से पॉलीक्रोमेटिक है. पॉलीक्रोमेटिक मतलब मेनी वेवलेंथ्स. तो ऐसा हो सकता है कि एक वेवलेंथ ने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लेते हैं चलो ये पॉइंट है ए, यहाँ पे क्या है? कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है? डिस्ट्रक्टिव है. वेरी गुड. मान लो एक वेवलेंथ ने ए पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस किया, राइट, और उसी पॉइंट पे दूसरे वेवलेंथ ने कंस्ट्रक्टिव प्रोड्यूस कर दिया. तो अगर लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं होगा तो इट इज पॉसिबल कि एट अ गिवन पॉइंट वन वेवलेंथ इज इंटरफेरिंग डिस्ट्रक्टिवली while the other is interfering constructively. So the pattern obtained will not be a clear and sharp pattern, it will be a diffused pattern. तो जो पैटर्न होगा उसमें पहली बात तो आपको डिफ्यूज पैटर्न मिलेगा, ऐसा मिलेगा, राइट. So it will not be very sharp pattern. So that is why the two sources of light must emit light of same wavelength. मतलब the two sources must be monochromatic in nature. Number three, the two sources of light must be in the same state of polarization. The two sources of light must be in same state of polarization. In same state of polarization. बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर पहले सोर्स का पोलराइजेशन का प्लेन ये है, मतलब अगर उसमें पैरेलल वाइब्रेशंस है, तो दूसरे सोर्स में भी पैरेलल वाइब्रेशंस ही होने चाहिए. सो दे शुड बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन. पहला लाइट पोलराइज्ड है, दूसरा भी पोलराइज्ड है. पहला प्लेन पोलराइज्ड है, दूसरा प्लेन पोलराइज्ड है, लेकिन दोनों के जो वाइब्रेशन है वो सेम प्लेन में होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लाइट, एक सोर्स से पोलराइज लाइट आ रहा है, करेक्ट, दूसरे से पोलराइज आ रहा है, करेक्ट, लेकिन एक के केस में द वाइब्रेशंस आर पैरेलल टू द प्लेन
ऑफ दिस बोर्ड, और अदर दूसरे केस में दे आर परपेंडिकुलर। अगर ऐसा होता है तो अगेन द पैटर्न ऑब्टेन्ड विल नॉट बी वेरी शार्प, इट विल बी अ डिफ्यूज्ड पैटर्न अगेन। देन उसके बाद फोर्थ नंबर, व्हाट एल्स कैन यू थिंक ऑफ? सोचो जरा, क्या क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए, क्या क्या कंडीशन होने चाहिए फॉर स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न? हाँ, क्या? इक्वल एम्पलीट्यूड। ओके, तुम नोट्स में से बता सकते हो, आई डोंट माइंड, क्योंकि या तो तुमको ही रखना है। द टू सोर्सेस मस्ट इमिट लाइट ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड। अब मैंने क्यों पूछा, क्योंकि मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि इक्वल एम्पलीट्यूड आने से कॉन्ट्रास्ट अच्छा होता है। इफ यू रिमेंबर लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द लेक्चर आई हैव टोल्ड यू कि अगर एम्पलीट्यूड्स इक्वल हो तो उस केस में जब जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पे इंटेंसिटी 4i होता है, क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 4i, और जहाँ डिस्ट्रक्टिव होता है वहाँ पे 0 हो जाता है। सो द टू सोर्सेस ऑफ लाइट, the two sources of light must emit light of equal amplitudes, equal amplitudes होने से, as you remember and you should remember, मैंने बताया था आपको, अगर इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड लिखना है तो भी चलता है, इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटीज लिखना है तो भी चलता है। अगर पहले सोर्स में से जो लाइट आ रहा है उसका एम्पलीट्यूड A1 है, इंटेंसिटी I1 है, दूसरे का A2 है, इंटेंसिटी I2 है, तो A1 इक्वल टू A2 है तो I1 इक्वल टू I2 है। तो तुमको अगर एम्पलीट्यूड के टर्म में याद होगा तो भी ठीक है, नहीं याद होगा तो भी ठीक है, इट इज A1 प्लस A2 का स्क्वायर। और अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर, और मिनिमम हो जाएगा 0। अगर आपको इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी लिखना है तो ये 4i होता है और ये 0 ही होता है इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्सेस, राइट। तो इफ यू हैव द लाइट्स ऑफ सेम, मतलब इक्वल एम्पलीट्यूड्स, तो उस केस में द कॉन्ट्रास्ट ऑब्टेन इज गुड, मतलब जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हो रहा है वहाँ पे ब्राइट है, और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो रहा है वहाँ पे इंटेंसिटी इज 0। सो इट इज for good contrast you should have the two sources must emit light of equal amplitudes. Then what else you can think of? अभी ऐसा है, ये by the way जो दो सोर्सेस तुम यूज करने वाले हो लाइट के, these two sources must be narrow. The two sources should be narrow. The two sources of light must be narrow. अब ऐसा क्यों, बताता हूँ। The two sources of light must be narrow. एक्चुअली आगे सीखोगे आज कि हम लोग दो सोर्सेस प्रोड्यूस कैसे करते हैं। हम दो सोर्सेस यूज ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते समझेगा। हम एक ही सोर्स यूज करते हैं और फिर क्या करते हैं ना, इस सोर्स के आगे हम दो स्लिट्स बना देते हैं। स्लिट्स, यू नो व्हाट आर स्लिट्स? स्लिट्स आर स्मॉल विंडोज, ना वेरी स्मॉल ओपनिंग, उसको स्लिट बोलते हो। तो यहाँ पे हम दो स्मॉल स्लिट्स लगा देते हैं, नैरो स्लिट्स। अब ये स्लिट्स नैरो क्यों लगाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज तो ये है कि यू मस्ट नो कि हम लोग दो सोर्सेस क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। बता देता हूं मैं। हमको दो सोर्सेस चाहिए थे, हम दो यूज ही नहीं करते। हम एक सोर्स से दो सोर्सेस डिराइव कर लेते हैं। ऐसा क्यों? व्हाट वाज द फर्स्ट कंडीशन? द टू सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंट? सेम फ्रीक्वेंसी एंड द वेव शुड बी इन फेज। नाउ इमेजिन अगर मैंने एक की जगह पे दो सोर्सेस लिए होते। चलो ठीक है, हम दो सोर्सेस ले आए। मान लेते हैं कि हम दोनों सोर्सेस सेम ब्रांड के ले आए, सेम वेवलेंथ के ले आए, है ना। फॉर एग्जांपल वी बाय टू बल्ब्स having the same company, made by the same company, exactly same product, but you never know कि दोनों में से कौन सा पहले खराब होने वाला है। उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो हो सकता है कि एक सोर्स अभी दूसरा वेवलेंथ इमिट कर रहा है। ऐसा होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा होता ही है कि जो भी तुम लाइट लेके आते हो धीरे धीरे खराब होता है, राइट। तो पहले शुरू में जब तुम लाए तो शायद उस टाइम पे they were coherent because they were emitting the same frequency, but over a period of time they become non-coherent, right?
करेक्ट। और अगर चाइनीज है तो तुम कुछ भी नहीं बोल सकते। तो यू नो डोंट नो, वो बोलेंगे कि सेम वेवलेंथ है लेकिन सेम वेवलेंथ आ ही नहीं रहा था कभी। तो ऐसा भी हो सकता है, दैट यू शुड नो दिस। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी डू अ स्मार्टर थिंग, वी यूज सिंगल सोर्स। अब इससे क्या होता है, चलो मैं सिंगल सोर्स यूज कर रहा हूँ, मान लेते हैं कि सिंगल सोर्स में फॉल्ट आ गया, क्या ही प्रॉब्लम है। तुम ये जो दो सोर्सेस थे वो सिंगल से डिराइव कर रहे हो ना, तो जो भी चेंज होगा दोनों में एक साथ होगा फिर। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर एक सोर्स तुम्हारा खराब होने भी लग गया और समहाउ इट इज इमिटिंग सम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो दोनों सोर्सेस इसमें से ही डिराइव हुए थे, तो दे आर स्टिल कोहेरेंट। इसलिए हम लोग वी डिराइव टू सोर्सेस फ्रॉम फ्रॉम सिंगल सोर्स। अब मैंने बोला द टू सोर्सेस मस्ट बी नैरो, क्योंकि मैं स्लिट्स यूज कर रहा हूँ। अभी अगर नैरो नहीं हो तो क्या होगा, सपोज मैंने ब्रॉड स्लिट्स यूज कर ली, तो इंस्टेड ऑफ नैरो स्लिट्स आई यूज ब्रॉड स्लिट्स। गुड। तो ये हो गया आपका पहला सोर्स ऑफ लाइट स्लिट S1, और ये हो गया दूसरा सोर्स ऑफ लाइट S2। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, डू यू रिमेंबर ह्यूजेंस प्रिंसिपल? ह्यूजेंस प्रिंसिपल, अरे मैंने ही पढ़ाया है, व्हाट इज ह्यूजेंस प्रिंसिपल? मैं इसलिए बोलता हूँ थेरी, थेरी को तुम बहुत बहुत निग्लेक्ट करते हो। ह्यूजेंस प्रिंसिपल तुमको बताता है एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। अगर मेरा स्लिट सोर्स ये वाइड हुआ, नैरो नहीं हुआ, तो इसी के दो पॉइंट्स, तीन पॉइंट्स, मल्टीपल पॉइंट्स विल बिहेव एज इफ दे आर सेकेंडरी सोर्सेस। इंटरफेरेंस होना चाहिए था S1 से और S2 से जो लाइट आ रहा है उनका, उनका तो होगा, लेकिन इधर हर एक पॉइंट खुद एक सोर्स है, तो इसी के लाइट का इंटरफेरेंस होने लग जाएगा। सो इफ द टू सोर्सेज आर वाइड, तो ईच पॉइंट ऑन दैट सोर्स विल बिहेव एज अ सेकेंडरी सोर्स, और वो खुद का एक इंटरफेरेंस पैटर्न बना देगा। फिर वही प्रॉब्लम है दैट द पैटर्न विल नॉट बी शार्प, वो डिफ्यूज पैटर्न आएगा। क्योंकि अब हो क्या रहा है, इसका भी हर एक पॉइंट बिहेव कर रहा है सेकेंडरी सोर्स जैसा, इसका भी कर रहा है सेकेंडरी सोर्स जैसा, तो यहाँ पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न है ही नहीं। इट इज बेसिकली ओवरलैप ऑफ मेनी इंटरफेरेंस पैटर्न्स। इसके लिए द टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी नैरो। देन बिफोर आई डिलीट दिस, ऑफ कोर्स ऐसा है कि ये जो दो सोर्सेस ऑफ लाइट है, दे आर केप्ट एट सम डिस्टेंस d, small d. So the distance between the two slits, मतलब two sources, must be as small as possible. The distance between the two sources must be as small as possible. अब ये स्मॉल डिस्टेंस क्यों होना चाहिए बताता हूं, मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। देन ऑफ कोर्स जो इंटरफेरेंस पैटर्न है तुम एक स्क्रीन पे रिकॉर्ड करते हो, मतलब यू सी द पैटर्न ऑन अ स्क्रीन, तो द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेस एंड द स्क्रीन, इसको कैपिटल डी बोलते हैं। दिस डिस्टेंस शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। तो ये द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द सोर्सेस शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। और ये दोनों दोनों के दोनों, मतलब पॉइंट नंबर 6, कंडीशन नंबर 6 एंड कंडीशन नंबर 7 जो मैं लिखने वाला हूँ, वो दोनों कंडीशन दे गिव यू सेम थिंग। बताता हूँ क्या। सो द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेस एंड द स्क्रीन, sources and the screen must be as large as possible, must be as large as possible। इन दोनों से एक ही चीज होता है, 6th एंड 7th हम आज डिराइव करेंगे, थोड़ी देर में डिराइव करेंगे। वी विल डिराइव समथिंग कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। अब ये फ्रिंज विड्थ क्या होता है, ये जो तुमने यहाँ पे पैटर्न देखा था ना, इंटरफेरेंस पैटर्न, इसमें बैंड्स बनते हैं, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बैंड्स बनते हैं। तो रिमेंबर द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस, स्मॉल डी जितना कम होगा और सोर्सेस और स्क्रीन का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, उतना ही फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगा, और फ्रिंजेस विल बी वाइडली सेपरेटेड। तो रिमेंबर इफ द डिस्टेंस between the two sources small d is very small and the distance between the screen and the sources is very large, मतलब capital D is very large, so it means that
द फ्रिंज विड्थ इज एप्रिशिएबल, मतलब अच्छा फ्रिंज विड्थ है, दे आर नॉट वेरी स्मॉल स्मॉल फ्रिंजेस, थिकनेस अच्छा है, एंड आर वाइडली सेपरेटेड। अब देखोगे, आज ही देखोगे हम लोग फ्रिंज विड्थ का इक्वेशन डिराइव करेंगे, तो फ्रिंज विड्थ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी। तो कैपिटल डी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना डिस्टेंस ज़्यादा है उतना ही फ्रिंज विड्थ ज़्यादा है, और स्मॉल डी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा तो यू विल सी दैट कि जितना स्मॉल डी की वैल्यू कम है उतना फ्रिंज विड्थ ज़्यादा है। तो ये 7 कंडीशन है। 8वां कंडीशन जोक है। ऑफ कोर्स तुमको पता होना चाहिए इंटरफेरेंस कब होता है, द टू सोर्सेज टू द टू वेव्स ऑफ लाइट शुड बी ट्रैवलिंग in the same direction. Huh? So the two waves must be traveling in the same direction. The two waves must be traveling. Must be traveling in the same direction. In the same direction. तो ये 8 कंडीशंस है टू ऑब्टेन अ स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न। नंबर 1 is that the two sources must be coherent. By coherent we mean that the two sources of light must emit waves of equal frequency and must have a constant phase difference. The two sources of light must be coherent. Must be monochromatic. Monochromatic matlab they should be emitting light of same wavelength. Number 3, the two sources must be in the same state of polarization. Number 4, the amplitude from the two sources should be equal to have a good contrast. Number 5, the two sources of light must be narrow. ऐसा नहीं होगा तो each point on one of the sources will behave as secondary source, और एक ही सोर्स से आने वाला लाइट ही अपना इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस कर देगा। नंबर 5 हो गया ना। 6, नंबर 6, the distance between the two sources should be as small as possible, and 7th one, the distance between the sources and the screen should be as large as possible, and last point was the waves should be traveling in the same direction. Now having all this in mind, we can go ahead with the first experiment which actually, क्योंकि ये तो अब तक थ्योरी चल रहा है, अब तक सब थ्योरी चल रहा है, तो पहला एक्सपेरिमेंट थॉमस यंग नाम का साइंटिस्ट था जिसने ये ट्राई किया टू शो कि इंटरफेरेंस सच में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यंग्स एक्सपेरिमेंट। सो द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ इंटरफेरेंस वाज गिवन बाय थॉमस यंग, उसको बोलते हैं यंग्स एक्सपेरिमेंट। अभी मैं पहले तुमको इसका जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट लॉन्ग बैक, तब हमारे पास टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था, तब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था, तो व्हाट ही डिड वाज उसने सनलाइट ही यूज कर लिया। तो दिस इज सनलाइट, सोर्स इज सन, तो लाइट इज कमिंग फ्रॉम सन। फिर उसने लिया एक कार्डबोर्ड, उस कार्डबोर्ड में इसने कर दिए दो पिन होल क्यों? क्योंकि नैरो सोर्सेस चाहिए, अभी तो बात हुई अपने नैरो सोर्सेस चाहिए, एंड these are the two pinholes which will behave like two sources of light, और उसने ये पूरा पैटर्न देखा एक स्क्रीन पे। so that was the original experiment. So in Young's original experiment, the light from sun was used as source of light. There were two pinholes, कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड पे दो पिन होल कर दिए, so these two pinhole behaves like two sources of light, करेक्ट। तो ये दो सोर्स ऑफ लाइट है, एंड यहाँ से जो लाइट आएगा स्क्रीन पे इट विल फॉर्म एन इंटरफेरेंस पैटर्न। ये था ओरिजिनल वाला एक्सपेरिमेंट। लेकिन विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ता गया, हमने उसमें मॉडिफिकेशन कर दिए, और मॉडिफिकेशन करने के बाद जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया है उसको बोलते हो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो दिस इज अ मॉडिफाइड यंग्स एक्सपेरिमेंट। इसको तुम YDSE भी बोलते हो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दिस इज मॉडिफाइड वर्जन। अब इसमें क्या किया, इसमें सबसे पहले सनलाइट वाज रिप्लेस्ड बाय अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो यहां से सनलाइट की जगह पे नाउ दे यूज मोनोक्रोमेटिक लाइट, दिस इज सम सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। उसके बाद इंस्टेड ऑफ two pinholes they use two narrow slits.
तो एक स्लिट होगा S1, दूसरा होगा S2। एंड बाय द वे ये भी पता होना चाहिए कि जो दो स्लिट्स है ना, दे आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द सोर्स S। तो ये जो दो स्लिट्स है S1 एंड S2 नैरो स्लिट्स, दे आर एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द सोर्स S। एंड देन यू हैव अ स्क्रीन हियर। इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होगा तो ही वेव्स विल बी इन फेज या फिर फेज डिफरेंस कांस्टेंट। तो क्योंकि यू नो हर चीज इज कनेक्टेड विथ व्हाट यू लर्नड अर्लियर। डू यू रिमेंबर फेज डिफरेंस इज समहाउ कनेक्टेड विथ पाथ डिफरेंस? व्हाट इज द फॉर्मूला? फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो अगर पाथ का डिफरेंस सेम नहीं होगा तो फेज का डिफरेंस सेम कैसे आएगा? मतलब लाइट एस से यहाँ तक आने के लिए सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए और S2 पे भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए। तो ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे तो पाथ डिफरेंस सेम होगा, पाथ डिफरेंस सेम होगा तो फेज डिफरेंस सेम होगा, फेज डिफरेंस सेम होगा तो ही सोर्सेस क्या होंगे? कोहेरेंट। क्या होंगे? सोर्सेस क्या होंगे? कोहेरेंट। तो कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस करने के लिए हमने क्या किया? सिंगल सोर्स यूज किया, मोनोक्रोमेटिक लाइट। देन वी हैव टेकन 2 नैरो स्लिट्स एंड these 2 slits are at the same distance from the source, right? Good. So this is how they have changed the experiment। इसलिए इसको बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट, क्योंकि दो स्लिट्स है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। गुड। अभी इसके आगे चालू होगा मैथ्स, फाइनली समथिंग फॉर अस टू डिराइव टू सॉल्व। तो बहुत बेसिक चीजें हैं, ये सब याद रखना है आप तुमने। फाइनली देयर इज सम मैथमेटिक्स नाउ। और ये थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के बिना नहीं होता है। मोनोक्रोमेट मैं नहीं बताता आपको मोनोक्रोमेटिक सोर्स होता है, तो ये सिंगल सोर्स टूल ये समझ में नहीं आता कभी, क्योंकि ये मोनोक्रोमेटिक है। इसका मतलब यहाँ से लाइट S1 पे जा रहा है, यहीं से लाइट S2 पे आ रहा है, तो S1 और S2 का खुद का लाइट तो है नहीं, वो सेकेंडरी सोर्सेस है। और वो किससे डिराइव हुए? सिंगल सोर्स है। तो जो इसका वेवलेंथ है वही इस दोनों का वेवलेंथ है, राइट? और अगर इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होंगे तो मैथमेटिक्स भी नहीं होगा आगे का। इक्वल डिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, बिकॉज ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस द मैथमेटिक्स विल बिकम सिंपल। वो तो करेंगे, लेकिन इक्वल डिस्टेंस होने से वो कोहेरेंट भी बन गए। और ये जो दो सोर्सेस है S1 एंड S2, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये स्लिट्स हमने बनाए, तो वी हैव मेड श्योर कि दिस डिस्टेंस स्मॉल d इज वेरी स्मॉल, then this distance between screen and the sources capital D is very large as we can do, जितना हो सकता है उतना। Good. Now let us take यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो सोर्स S1 और S2 है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। लेट अस गिव इट सम नेम। इसको M पॉइंट बोल देता हूँ, इसको O दे देता हूँ। और जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्क्रीन पे जाके मीट करेगा वो स्क्रीन का मिड पॉइंट है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्क्रीन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला है। तो ये जो पॉइंट O है, इट इज द सेंटर ऑफ स्क्रीन। और सेंटर ऑफ स्क्रीन इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हम लोग सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करने वाले हैं? सेंटर ऑफ स्क्रीन से। ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज। ये डिस्टेंस D है तो ये डिस्टेंस भी D है। और क्योंकि ये डिस्टेंस D है तो यहाँ पे भी जो डिस्टेंस आएगा, मतलब अगर मैं ऐसा दो डमी लाइंस ड्रॉ कर दो, ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसा ही लाइन ड्रॉ कर दिया। इसको मैं M1 बोल देता हूँ, इसको मैं M2 बोल देता हूँ। तो M1 और M2 में भी डिस्टेंस कितना है? D है, क्योंकि ये D है तो ये भी D आएगा। ओके गुड। तो दिस इज डिस्टेंस D, स्मॉल d। नाउ हमको पहले बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड, कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद ना आपको पहले समझना पड़ता है कि इस टॉपिक में तुमने किया क्या ओवरऑल। इस टॉपिक में हमको क्या करना है, मैंने अभी बोला कि यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा स्क्रीन पे। इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब क्या होता है? ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। तो हमको फाइंड करना है पोजीशंस ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड्स। इट इज सिमिलर थिंग जस्ट लाइक व्हाट यू डिड इन द लास्ट चैप्टर। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन। स्टेशनरी वेव में तुमने क्या क्या देखा? नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड। तो हमने क्या किया? नोड और एंटी नोड को लोकेट किया। हमने लिटरली लोकेट किया कि यहाँ नोड बनते हैं, यहाँ एंटी नोड बनते हैं। सिमिलरली उसके बाद जो टॉपिक था वीट फॉर्मेशन का, उसमें क्या होता है? वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ साउंड। फिर तुमने देखा कि कौन से टाइम इंटरवल पे, मतलब इंस्टेंस पे वैक्स हुआ, साउंड मैक्सिमम हुआ, वेन हुआ, साउंड मिनिमम हुआ। यहाँ भी वही करना है। You want to find out the positions of point where you will get constructive interference, मतलब bright bands, and positions of points where you will obtain destructive interference, that is dark band। तो एक काम करते हैं, फिलहाल रैंडमली एक पॉइंट लेते हैं, सम पॉइंट P। चेक करेंगे कि ये P पॉइंट कंस्ट्रक्टिव अंडर व्हाट कंडीशन बनेगा एंड डिस्ट्रक्टिव अंडर व्हाट कंडीशन बनेगा। और इस P पॉइंट का डिस्टेंस ना सेंटर से मान लेते हैं h, क्योंकि आई जस्ट टोल्ड यू
कि ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर फ्रॉम द सेंटर, बराबर, गुड। तो ये सम पॉइंट है P। तो बेसिकली ये P पॉइंट ब्राइट दिखेगा कि डार्क दिखेगा वो डिपेंड करता है जो S1 से लाइट आ रहा है और जो S2 से लाइट आ रहा है उनका कैसे इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव हो रहा है कि डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, करेक्ट। तो बेसिकली द पार्ट डिफरेंस of the light coming from S1 and S2 and reaching point P, path difference is given by path difference, जिसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P डेल्टा विल बी इक्वल टू S2P माइनस S1P, क्योंकि पाथ डिफरेंस मतलब क्या, डिफरेंस ऑफ पाथ। तुम 10 किलोमीटर भाग के आए, तुम्हारा दोस्त 11 किलोमीटर भाग के आया, व्हाट इज पाथ डिफरेंस, 1 किलोमीटर। तो सेम S2 से लाइट कितना गया, S2P, S1 से कितना दूर गया, S1P। तो व्हाट इज पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज कमिंग फ्रॉम S1 एंड S2, इट इज S2P माइनस S1P। तो तुमको ये फाइंड करना है, तो यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट पाथ डिफरेंस। नाउ हाउ डू यू फाइंड आउट पाथ डिफरेंस? नाउ यू नो दिस डिस्टेंस S1 to S2, this distance is D. You know that S2 M2 and S1 M1 these are capital D. तो S2 M2 एंड S1 M1 ये दोनों कौन है, कैपिटल D है, these are capital D's, बराबर। फिर तुमको ये भी पता है कि M1 से M2 भी स्मॉल d है, तो M1 से M2 भी स्मॉल d है। फिर तुमको ये भी पता है कि OM1 d/2 है और OM2 भी d/2 है, दिख रहा है ना। अगर ये d है और ये सेंटर है तो ये इतना पार्ट और ये पार्ट ये दोनों क्या आएंगे, d/2 और d/, बराबर। Then we will use basic geometry बोलने से पाइथागोरस थ्योरम to find out S2P and S1P। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, S1M1P और S2M2P। So we have two right angle triangles, S1M1P and S2M2P। तो एक एक करके दोनों ट्राइंगल्स यूज करेंगे। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल S1M1P, who is hypotenuse, S1P। तो S1P का स्क्वायर इक्वल्स टू S1M1 स्क्वायर प्लस M1P स्क्वायर, बराबर, गुड। दिस इज इक्वल्स टू, व्हाट इज S1M1 लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज S1M1, D, कैपिटल D स्क्वायर। व्हाट इज M1P, ये x था उसमें से ये d/2 माइनस कर लो तो क्या आ जाएगा, x माइनस d/2, तो ये आ जाएगा x माइनस d/2 का स्क्वायर, ये हो गया S1P स्क्वायर। सिमिलरली S2P स्क्वायर क्या होगा, S2P स्क्वायर विल बी फ्रॉम ट्राइंगल S2M2P, from triangle S2M2P you will have S2M2 square plus M2P square. What is S2M2D square? What is M2P square? X plus d/2 का स्क्वायर, क्योंकि ये x है और ये d/2 है तो x plus d/2 स्क्वायर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इक्वल्स टू, S2P स्क्वायर था तुम्हारे पास d स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, और ये बीच में प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, माइनस x माइनस d/2 का स्क्वायर, राइट। तो ये और ये हो गया कैंसल आउट, यस। नाउ यू हैव S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, a माइनस बी a प्लस बी, और फिर ये इसको एक्सपांड कर लो, दिस इज ऑफ कोर्स x स्क्वायर प्लस 2x d/2 प्लस d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2x d/2 प्लस d स्क्वायर, हाँ नहीं बराबर है, 2xd आएगा, वो सही है। अभी मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, ये 2 गया, तो अब ऐसा है, what you will have now is this equals to what, equals to x square माइनस x स्क्वायर गया, d स्क्वायर और d स्क्वायर भी गया, xd माइनस ऑफ माइनस xd मतलब कितना हो गया, 2xd, बराबर, पक्का।
गुड गुड, श्योर श्योर। देन इसको वहां शिफ्ट कर दो, तो H2P, अभी थोड़ा ध्यान दो, H2P माइनस S1P इक्वल्स टू 2XD अपॉन H2P प्लस S1P। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, मैं पूरा बता देता हूँ कि क्यों कर रहे हैं सभी मैथ्स। प्रॉब्लम ये है कि जब तक तुमको पाथ डिफरेंस पता नहीं, तुम बता ही नहीं सकते हो कि वो पॉइंट ब्राइट दिखने वाला है कि डार्क, क्योंकि तुमने ही बोला, आज पूछा मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन बताओ, तो तुमने बोला पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लैम्डा, यू सेड। अब मुझे बताओ, तुमको क्या वेव दिखता है? नहीं, तो तुम क्या डायरेक्टली मेजर कर सकते हो क्या H2P S1P? नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट डू इट, नहीं कर सकते ना हम लोग। डायरेक्ट कैसे मेजर करोगे? हाउ डू यू नो? यू कैनॉट सी वेव, तो पता ही नहीं क्या है डिस्टेंस, और वेव इज नॉट लोकलाइज्ड, वेव चलता रहता है, वो तुम्हारे लिए रुकने नहीं वाला डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो ऑल व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, हम लोग पाथ डिफरेंस को ऐसे पैरामीटर्स में लाने की कोशिश कर रहे हैं विच आर मेजरेबल। व्हाट इज मेजरेबल? कैपिटल डी। व्हाट इज मेजरेबल? स्मॉल डी। So you are just doing one thing, you are trying to bring part difference in terms of measurable quantities. अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे। मैंने अब भी बताया, टू ऑब्टेन अ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, टू ऑब्टेन अ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, the two slits should be as close as possible. Distance should be very small. और स्क्रीन शुड बी एट अ डिस्टेंस एज लार्ज एज पॉसिबल। अभी बोला ना मैंने? यस। तो एक बात बताओ, यहां से जो रह गया P पॉइंट पे लाइट, और S2 से जो गया राइट, करेक्ट, अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग, क्या ये डिस्टेंसेस S1P और S2P, कैन आई टेक इट टू बी अप्रोक्सीमेटली D? यस, क्योंकि द स्क्रीन वॉज सपोज टू बी एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। बट प्रॉब्लम क्या है, द मोमेंट आई से कि H2P और S1P को रफली D मान लिया, तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड ही 0 हो गया, जो तुमको पार्ट डिफरेंस चाहिए था वही खत्म कर दिया तुमने। इसलिए ओनली फॉर राइट हैंड साइड वी अज्यूम दैट H2P इक्वल्स टू S1P इक्वल्स टू D। तो राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए? प्लस, और उधर क्या होना चाहिए? माइनस। वो थोड़ा नोट्स में उल्टा हो गया, नोट्स में ना इधर प्लस हो गया इधर माइनस हो गया, तो करेक्ट कर लो। हाँ, नहीं तो राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा वो, राइट। गुड, तो वो थोड़ा सा नोट्स में मामूली सा करेक्शन है, एक स्टेप एक्चुअली मिस हो गया था, तो डजंट मैटर। गुड, तो रिमेंबर, अभी क्या करना फिर, इसको पहले डेल्टा लिख लेना। पार्ट डिफरेंस है ना, ये लिखा था मैंने, पार्ट डिफरेंस है ये, तो डेल्टा लिख लिया, तो ये हो गया 2XD अपॉन S2P प्लस S1P। अब बोल सकते हो लेट S2P एंड S1P आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू D, कैपिटल D। So therefore path difference is 2XD upon D plus D. So therefore the path difference here is delta equals to 2XD upon 2D. 2 गया, therefore delta equals to XD by capital D. ये आ गया आपका पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला। बराबर है, करेक्ट है। तो ये आ गया पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला, XD by कैपिटल D। अब अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, so for constructive interference, मतलब for bright band in short, so for bright band I will write down, for bright bands, which means constructive interference, you have part difference equals to n lambda, but we have just seen part difference equals to XD by D. So from 1 and 2 you have XD by capital D equals to n lambda, मतलब x equals to n lambda capital D by small d। ये वो सारे पॉइंट्स है जहां पे ब्राइट बैंड बनने वाले हैं, और n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, मैंने पहले बताया था। हियर n इज अ होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, तो यू हैव x इक्वल्स टू 0, then you have lambda d by small d, then you have 2 lambda d by small d, then you have 3 lambda d by small d। ये सारे वो पॉइंट्स है जहां पे ब्राइट बैंड बनने वाला है।
और याद रखना, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं n को डिस्ट्रक्टिव में m यूज़ करता हूँ और n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, m की वैल्यू 1 से स्टार्ट करता हूँ। उसका एक रीज़न है, मैं रीज़न तुमको आगे बताऊंगा, ऐसा बोला था मैंने। उसका रीज़न अभी समझेगा, आपको थोड़ी देर में समझेगा। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पोजिशंस एंड सो ऑन सो फोर्थ। और बाय द वे, सेंटर के सिर्फ एक साइड में कंस्ट्रक्टिव नहीं होता है, दोनों साइड में होता है। तो इट ऑलवेज कम्स विद प्लस माइनस साइन, सेंटर के राइट में भी, सेंटर के लेफ्ट में भी, दोनों साइड पे ये सिमेट्रिक सिचुएशन है। तो जो एक साइड में हो रहा है वही सब दूसरे साइड में भी होता है। तो प्लस माइनस देखते हैं हम लोग ऐसा। अब हम देखते हैं कि डिस्ट्रक्टिव मतलब डार्क बैंड कहाँ कहाँ बनेंगे। फॉर डार्क बैंड्स मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस हमने देखा था 2m-1 λ/2। और अगर इन टर्म्स ऑफ तुमको n लिखना हो तो 2n+1 λ/2। मैं फिलहाल दोनों लिख के रखता हूँ फिलहाल टेम्पररीली, राइट। बट व्हाट इज द पाथ डिफरेंस दैट वी हैव ऑब्टेन्ड? इट इज x dy/d, बराबर ना? करेक्ट, यस। फ्रॉम 3 and 4, okay, from 3 and 4 what you have is क्या आएगा? x स्मॉल d बाई कैपिटल D इक्वल्स टू, मैं पहले 2n+1 लिखता हूँ, बाद में मैं m के टर्म्स में आ जाऊंगा, बराबर, λ/2। तो यू विल गेट x इक्वल्स टू 2n+1 λd/2d। अब इशू क्या है कि n इक्वल्स टू 0, अगर मैं डालता हूँ तो मुझे पहला डार्क बैंड मिल जाता है, विच इज एट करेक्ट लोकेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन n इक्वल्स टू 0, रिमेंबर सेंटर, कंस्ट्रक्टिव के लिए n इक्वल्स टू 0 मतलब सेंटर होता है। तो सेंटर पे हमेशा क्या बनता है? ब्राइट बनता है। और सर क्यों बनता है वो भी सोचो। क्योंकि सेंटर जो पॉइंट है ना, तुमने यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, याद है क्या? याद है? तो सेंटर जो पॉइंट होता है वो दोनों सोर्सेस से इक्वल डिस्टेंस पे ही होता है। सेंटर इज अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू सोर्सेस ऑलवेज। और अगर इक्वल डिस्टेंस पे, इसका मतलब क्या है कि S1 से जो लाइट सेंटर पे पहुंचा और S2 से जो लाइट सेंटर पे पहुंचा, उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना मतलब पाथ डिफरेंस कितना होना? 0, बराबर। पाथ डिफरेंस 0 होना, तुम भी बोल रहे हो। और पाथ डिफरेंस 0 मतलब कंस्ट्रक्टिव था कि डिस्ट्रक्टिव था? कंस्ट्रक्टिव था। पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू 0 मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरवल। अभी तो बोला n लैम्डा, तुमने तो बोला n लैम्डा, n की पहली वैल्यू कितनी थी? 0। तो कंस्ट्रक्टिव, रिमेंबर पार्ट डिफरेंस शुड बी n लैम्डा, 0 1 2 3 ये सब n की वैल्यूज थी। तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन विल ऑलवेज अपीयर ब्राइट, क्योंकि सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे S1 और S2 से आने वाला लाइट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है, तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा। तो मैं खुद के कंफ्यूजन कम करने के लिए मैंने n यूज किया था कंस्ट्रक्टिव और m यूज किया था मैंने डिस्ट्रक्टिव। क्यों किया था? क्योंकि अब मैंने बोला सिमेट्रिक सिचुएशन है, मतलब ब्राइट बैंड सेंटर पे तो बनेगा, फिर डार्क बनेगा, फिर ब्राइट बनेगा, फिर डार्क बनेगा, फिर ब्राइट बनेगा, ऐसा चलता जाएगा। तो जो सेंटर पे ब्राइट बना है उसको मैं जीरोथ ऑर्डर बोलता हूँ। जीरोथ ऑर्डर, जीरोथ ऑर्डर इंटरफेरेंस बैंड। उसके बाद जो ब्राइट बना, डार्क बना, वो फर्स्ट ऑर्डर। अरे ब्राइट के बाद क्या बना? डिस्ट्रक्टिव, मतलब क्या बना? डार्क। तो सेंटर के आजू बाजू में क्या आएगा? डार्क। वो कौन से ऑर्डर का डार्क है? फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा है? फर्स्ट ऑर्डर। तो मैं अगर n की वैल्यू 0 ले लो तो मुझे कंफ्यूजन हो जाएगा, जीरोथ ऑर्डर डार्क बैंड बनता ही नहीं है। जीरोथ ऑर्डर डार्क बैंड, फर्स्ट ऑर्डर से स्टार्ट होता है और ब्राइट बैंड जीरो से चालू होता है। जीरो इज सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो कंफ्यूजन कम हो गया ना। m बोल दिया तो m की वैल्यू ही 1 से स्टार्ट हो रही है, मतलब मेरे पास जीरोथ ऑर्डर का कोई डार्क बैंड है ही नहीं। ब्राइट है, वो सेंटर पे है, राइट। तो रिमेंबर दिस। फिर तुम्हारा ओवरऑल पैटर्न क्या है? ब्राइट, जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट, सेकेंड ऑर्डर डार्क, सेकेंड ऑर्डर ब्राइट, थर्ड ऑर्डर डार्क, थर्ड ऑर्डर ब्राइट। अब इससे क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं।
क्योंकि अब तुमको समझ में आ गया कि थर्ड ऑर्डर ब्राइट और थर्ड ऑर्डर ब्राइट ये बाद में बने, थर्ड ऑर्डर डार्क थर्ड ऑर्डर डार्क पहले बने, बराबर। ऐसे ही हुआ ना, फर्स्ट ऑर्डर डार्क फिर फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट, मतलब फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट ने ज़्यादा एंगल बनाया है एट अ पॉइंट, फर्स्ट ऑर्डर डार्क ने कम बनाया है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी, आएंगे क्वेश्चन, तब समझेगा कि जो चेंज ऑफ नोटेशन है मैंने कुछ सोच के ही चेंज किया उसको, तुमको ट्रिक्स मिल जाएंगे इससे। कई बार तो ऐसा होता है कि तुमको अगर ये बेसिक चीज़ें पता है कि पहले ऑर्डर का डार्क पहले बना और पहले ऑर्डर का ब्राइट बाद में बना, सिर्फ इतना पता होने से भी कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आंसर टिक करके आ सकते हो। तो ये भी पता होगा अब, nth ऑर्डर ब्राइट बाद में बनता है और लेट अस से nth ऑर्डर डार्क पहले बनता है। फॉर एग्जाम्पल 7th ऑर्डर ब्राइट बाद में बना, 7th ऑर्डर डार्क पहले बना। वेरी गुड, डन। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डार्क बैंड। बाय द वे एज आई टोल्ड यू कि मैं n नहीं यूज करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं यूज करूंगा, मैं डार्क के लिए डिस्ट्रक्टिव के लिए मैं m ही रखने वाला हूँ। इट इज जस्ट फॉर माई ओन कन्वीनियंस। तो ऐसा आ गया, बराबर, गुड। तो इसका मतलब ये वो सारे लोकेशंस है और इसके आगे मैं ना इसको n से डिनोट करने वाला हूँ, xn और इसको xm, which tells you it is nth order bright and nth order dark. So किसी ने पूछ लिया बताओ फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट कहाँ बना, फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट कहाँ बना, लैम्डा डी बाई डी। फर्स्ट ऑर्डर डार्क कहाँ बना, अब देखो फर्स्ट ऑर्डर डार्क कहाँ बना, पुट m इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू 1 तो क्या आएगा, लैम्डा डी बाई टू डी, पुट m इक्वल्स टू 2, 3 लैम्डा डी बाई 2d, 3 लैम्डा डी बाई 2d, उसके बाद 5 लैम्डा डी बाई 2d, उसके बाद 7 लैम्डा डी बाई 2d। ये तो पहले से ही पता था हमको, हमको पहले से ही पता है ये सब। अभी तो बोला दो नोड्स के बीच में एक एंटी नोड होता है, दो वैक्सेस के बीच में एक वन होता है, तो दो ब्राइट के बीच में एक डार्क होता है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे इस पैटर्न को, अभी मैं स्क्रीन को सिर्फ हॉरिजॉन्टल दिखा रहा हूँ, पहले मैं स्क्रीन को वर्टिकल दिखा रहा था, अभी मैं स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल दिखा रहा हूँ। अगेन फॉर माय कन्वीनियंस आई एम जस्ट पुटिंग दिस एज लाइक हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल बैंड्स। और कहीं ना कहीं एक जगह पे मेरे को सेंटर ऑफ द स्क्रीन को मार्क करना पड़ेगा, तो मैं सेंटर ऑफ द स्क्रीन भी मार्क कर दूंगा कहीं ना कहीं पे। तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ऐसा पैटर्न दिखेगा। तो आई विल जस्ट टेक एनी ब्राइट बैंड एंड विल कॉल इट एज सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो मान लेते चलो ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, दिस इज सेंटर ऑफ द स्क्रीन, मैंने सिर्फ स्क्रीन को अभी हॉरिजॉन्टल रखा है, डन, गुड, राइट। तो ये था आपका 0th ऑर्डर ब्राइट, फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट, सेकंड ऑर्डर ब्राइट, थर्ड ऑर्डर ब्राइट, फोर्थ ऑर्डर ऑन बोथ साइड्स, ऐसा चलता जाएगा। ओके, दिस इज हाउ इट विल बी, 6 7 8 6 7 8 चलता जाएगा। उसके बाद क्या आ गया आपका ये, फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क एंड सो ऑन सो फोर्थ। गुड, राइट। हाँ, अगला टॉपिक इससे कनेक्टेड है, ऐसा ही नहीं बता रहा मैं, ये अगला टॉपिक जो फ्रिंज विड्थ है ना, अगर वो पता ये नहीं समझा तो फिर वो सोचते रहोगे कहाँ से आ गया इक्वेशन, तो इट इज ऑल कनेक्टेड। तो ये ऐसा दिखता है पहले, फर्स्ट थिंग इज दैट। नंबर टू एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी मैंने ड्रॉ करते वक्त ही जानबूझ के ब्राइट और डार्क के विड्थ सेम दिखाए। सो विड्थ ऑफ ईच ब्राइट और डार्क बैंड इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ, पहले से सेम दिखा है। बाय द वे मैं तुमको ये बता रहा था कि जब तुमने बोला ना कि ब्राइट का लोकेशन मिल गया, एक 0 पे है, फिर कहाँ पे है, लैम्डा डी बाई डी पे, फिर कहाँ पे है दूसरी साइड पे भी माइनस लैम्डा डी बाई डी पे, फिर कहाँ पे है 2 लैम्डा डी बाई डी पे, फिर कहाँ पे है 3 लैम्डा डी बाई डी पे। तो दो ब्राइट के बीच में सेंटर पॉइंट पे डार्क होना ही चाहिए था। तो 0 और 1 का सेंटर क्या होता है 1/2, तो लैम्डा डी बाई 2d पे डार्क दिखना ही चाहिए था। फिर 1 और 2 का सेंटर क्या होता है 1.5 विच इज 3/2, तो 3 लैम्डा डी बाई डी पे दिखना चाहिए था। फिर 2 और 3 का सेंटर क्या होता है 2.5 विच इज 5/2, तो 5 लैम्डा डी बाई 2d पे डार्क दिखना चाहिए था। तो जब आपको ब्राइट बैंड्स के लोकेशन मिल गए, आपको उसी टाइम पे डार्क बैंड्स के लोकेशन मिल गए थे एट द सेम टाइम। सेम विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द
स्क्रीन, मतलब ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब नेगेटिव साइड। अब हमको फाइंड करना है समथिंग कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ मतलब द विड्थ ऑफ ब्राइट बैंड और डार्क बैंड इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। लेकिन अभी डेफिनेशन ना बुक टू बुक वेरी करता है, और बाय द वे इस फ्रिंज विड्थ को बैंड विड्थ भी बोलते हैं। तो बुक टू बुक वेरी करता है। द सिंपलेस्ट डेफिनेशन इज दैट द विड्थ ऑफ ईच बैंड और ईच फ्रिंज इन इंटरफेरेंस पैटर्न, चाहे वो ब्राइट हो चाहे वो डार्क हो, इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ और बैंड विड्थ। या फिर अभी प्रॉब्लम क्या है, आई टेल यू, बुक टू बुक दे यूज डिफरेंट डेफिनेशंस। अभी कुछ बुक्स में ऐसा भी बोला हुआ है, यू विल सी, वो बोलते हैं द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सक्सेसिव ब्राइट बैंड्स और टू सक्सेसिव डार्क बैंड्स। So the distance between centers of two successive bright bands or the distance between centers of two successive dark bands is called as fringe width. Correct. डिफाइन करते हुए बोलते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, दो सक्सेसिव ब्राइट या दो सक्सेसिव डार्क का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस डिफाइन करते हुए ऐसा भी बोलते हैं। और जब इक्वेशन फाइंड करना हो तो अलग ही यूज करते हैं। या फिर ऐसा भी बोलते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ वन ब्राइट बैंड एंड द सेंटर ऑफ नेक्स्ट डार्क बैंड, मतलब ऐसा बेसिकली यू कैन से, लॉक हो गया, ओके, बेसिकली यू कैन से व्हाट यू कैन से, जैसे ये एक ब्राइट बैंड है और ये एक डार्क बैंड है, इन दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, पहले बोला द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ टू सक्सेसिव ब्राइट बैंड्स, राइट, फिर बोला द विड्थ ऑफ ईच ब्राइट और डार्क बैंड, या फिर बोला द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ वन ब्राइट बैंड एंड द नेक्स्ट डार्क बैंड। अब ये सब तब पॉसिबल होता है जब जो फ्रिंजेस होते हैं दे आर वेरी थिन, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता फिर। तो आई विल कीप वन प्लेन सिंपल डेफिनेशन, आई विल से द विड्थ ऑफ ईच बैंड ब्राइट और डार्क प्रोड्यूस इन एन इंटरफेरेंस इज कॉल्ड एज फ्रिंज विड्थ। और इसी से मैं फॉर्मूला भी डिराइव करूंगा फिर, द विड्थ ऑफ ईच बैंड ब्राइट और डार्क प्रोड्यूस इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न is known as fringe width. अब ये फ्रिंज विड्थ फाइंड करने के लिए भी हम ब्राइट और डार्क दोनों का फ्रिंज विड्थ फाइंड करेंगे और शो करेंगे कि दोनों सेम ही आते हैं। कैसे बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से दिस इज सेंटर ऑफ स्क्रीन। अभी वो बार बार करते रहना पड़ेगा, आई एम हेल्पलेस, करना पड़ता है, यू हैव टू कीप डूइंग दिस वाइल टीचिंग, चलता रहता है वो, बार बार पैटर्न ड्रॉ करो करते रहो। सेम दिख रहा है कि ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, ऑलमोस्ट विड्थ सेम दिखना चाहिए, यस, गुड, फाइन, डन। अब इतना ही ड्रॉ करूंगा मैं, दिस इज सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अब आप डिसाइड करो, पहले बताओ क्या फाइंड करेंगे, पहले फ्रिंज विड्थ ब्राइट का करेंगे कि डार्क का, विच एवर यू वांट। अरे बोल दो एक, ब्राइट, चलो ब्राइट का फाइंड करते हैं। अब ब्राइट का फाइंड कैसे करते तो ये भी समझ लो अच्छे से। सपोज मुझे ब्राइट का फ्रिंज विड्थ फाइंड करना है, तो मान लेता हूं कि ये mth डार्क है, कौन है ये mth डार्क, या फिर इसको mth डार्क बोल देता हूं, दिस इज mth डार्क। तो ये कौन सा नंबर का डार्क होगा, m+1, सही है। सेकेंड डार्क, देन ब्राइट, देन थर्ड डार्क देन ब्राइट, देन फोर्थ डार्क ब्राइट, देन फिफ्थ डार्क। तो इसका मतलब ये अगर mth डार्क है कौन है, m+1। तो अगर मुझे ब्राइट का फ्रिंज विड्थ फाइंड करना है, मतलब मुझे ये जो विड्थ है ये फाइंड करना है। तो रिमेंबर, हम लोग ब्राइट बैंड का फ्रिंज विड्थ फाइंड कर रहे हैं। तो जब तुम ब्राइट बैंड का फ्रिंज विड्थ फाइंड करोगे, मतलब ये विड्थ फाइंड करोगे, इस ब्राइट बैंड से पहले कौन सा बैंड था, डार्क, कौन सा नंबर का डार्क, m, उसके बाद कौन था,
तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मुझे ब्राइट बैंड का विड्थ निकालना है तो इन शॉर्ट मुझे इन दो डिस्टेंसेस को माइनस करना है, क्योंकि एनी ब्राइट इज सैंडविच्ड बिटवीन टू डार्क्स इन बिटवीन। सैंडविच है ना, और सैंडविच ही बोलते हैं उसको। सैंडविच नाम ही साइंस से आया, दो ब्रेड के बीच में कुछ डाल दिया वो सैंडविच बन गया, नाम ही साइंस से आया सैंडविच। यू हैव टू सेम मटेरियल्स एंड देन इन बिटवीन देयर समथिंग एल्स। वो ट्रांजिस्टर्स में सीखोगे तुम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक्स होगा उसको अभी से पता होगा। अब एक काम करते हैं, ये ब्राइट का विड्थ है ना, इसको बीटा बोल देते हैं, बीटा। और ये क्या है, xm+1 है। क्यों xm+1 है, अभी तो बोला मैंने x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन वेयर यू हैव अ डार्क। तो ये कौन सा नंबर का डार्क था, m+1, तो ये डिस्टेंस क्या है, xm+1। ये डिस्टेंस क्या है, xm। तो कैन यू टेल मी फ्रॉम दिस डायग्राम व्हाट इज द विड्थ ऑफ दिस ब्राइट बैंड, xm+1 minus xm. So therefore we can say, therefore beta equals to xm+1 minus xm. But do you remember what is xm itself? 2m minus 1 lambda d by 2d. अभी डिराइव किया था, अभी डिराइव किया था, देखो ये रहा। बराबर, ये नहीं है, ये है। और एग्जाम में भी यही कंफ्यूजन होती है, ये पार्ट डिफरेंस है और वो एक्सएम है। आई हैव सीन पीपल डूइंग दिस, पूछा एक्सएम है लिख दिया ऐसा, पूछा पार्ट डिफरेंस है लिख दिया वो। तो यहाँ पे डिस्टेंस जब फाइंड करते हो स्क्रीन से तो कैपिटल डी बाय स्मॉल डी आता है, जब पार्ट डिफरेंस होता है तो नहीं आता है, क्योंकि डायमेंशनली दोनों सेम है, ये भी लेंथ है वो भी लेंथ है। हाँ, तो वो फॉर्मूला यूज करो तो ये आ गया आपका। तो व्हाट विल बी xm+1 2 into m+1 -1 lambda d by 2d। इसको सॉल्व कर लो, क्या गया 2m+1, दिस इज 2m+1 lambda d by 2d। Therefore from equation number 1 to 3, from equation number 1 to 3, from 1 to 3 you have fringe width beta equals to xm+1, which is basically 2m+1 lambda d by 2d minus 2m minus 1 lambda d by 2d। तो lambda d by 2d निकाल लिए कॉमन, तो ये हो गया 2m+1 minus 2m minus minus plus 1। तो 2m 2m हो गया कैंसिल, 1 + 1 हो गया 2, तो lambda d by 2d इंटू 2, 2 भी हो गया कैंसिल, तो lambda d by d। तो फ्रिंज विड्थ इज lambda d by d। तो फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क बैंड ब्राइट बैंड इज lambda d by d। मैंने अभी थोड़ा टाइम तुमको बताया कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। मैंने आपको बोला था कि the two sources should be as close as possible, मतलब small d should be as small as possible। तो small d अगर बहुत कम है इसका मतलब बीटा ज़्यादा है, फ्रिंज विड्थ ज़्यादा है, और अगर कैपिटल D ज़्यादा है तो फ्रिंज विड्थ ज़्यादा है। इसके लिए मैंने बोला था कि जो कंडीशन नंबर 6 और 7 है वो दोनों एक एक रीज़न के लिए होता है, दैट यू शुड गेट अप्रिशिएबल फ्रिंज विड्थ, थोड़ा फ्रिंज विड्थ अच्छा मिलना चाहिए सो दैट द पैटर्न लुक्स गुड। और जो भी आपको मेजरमेंट्स करने हैं, और इसका बहुत काम आता है आगे इंजीनियरिंग के पहले ही साल में, तुम सब देखोगे न्यूटन्स रिंग्स, उसमें तुमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। यस मिलेगा, वो तो आज भी अभी भी देखेंगे हम, आज नहीं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन वहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसा नहीं होता है। दिस पैटर्न इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, ब्राइट देन डार्क देन ब्राइट देन डार्क देन ब्राइट। बट तो ये हो गया फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट। अब सिमिलर लाइंस पे यू कैन फाइंड आउट फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क बैंड। तो ब्राइट के लिए कर लिया, अभी डार्क बैंड के लिए करते हैं। दो ब्राइट बैंड के बीच में एक डार्क बैंड होता है, ऑफ कोर्स इट इज बिटवीन टू ब्राइट बैंड्स। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट विड्थ ऑफ डार्क, सिर्फ ऐसा करना पड़ेगा, बस हो गया। अगर ये nth नंबर का ब्राइट है तो ये n+1th वाला ब्राइट है। गुड, nth नंबर का जो ब्राइट है उसका जो डिस्टेंस है वो xn है सेंटर से, और ये xn+1 है। सो दिस डिस्टेंस इज xn+1
whereas this distance is xn, और डार्क के जो विड्थ है ना उसको मैं फिलहाल बीटा डैश बोल देता हूँ, बीटा डैश। अभी मैंने नोटेशन चेंज किया, आपके नोट्स में इसको x लिखा है, लेकिन वो सीबीएसई के बुक्स में उसको बीटा बोलते हैं, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने इधर बीटा कर दिया, चलो बीटा डैश है, कोई बात नहीं। तो बीटा डैश है, क्या नोटेशन में क्या ही फर्क पड़ता है, सेम थिंग। तो लुक एट द डायग्राम एंड व्हाट डू यू सी, व्हाट इज बीटा डैश? Beta dash is xn plus 1 minus xn, right? But as you know, xn था n lambda d by d, ऐसे था ना? Yes. तो xn plus 1 क्या आएगा? n plus 1 lambda d by d. So therefore, you have fringe width of dark band beta dash as xn plus 1 minus xn, मतलब n plus 1 lambda d by d minus n lambda d by d. तो lambda d by d कॉमन, n plus 1 minus n, तो n कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? lambda d by d। तो ये आपको मिल गया डार्क का फ्रिंज विड्थ, एंड देयरफॉर एज यू सी ब्राइट का फ्रिंज विड्थ और डार्क का फ्रिंज विड्थ सेम है, तो दे हैव सेम विड्थ, तो इक्वल विड्थ बनता है। डिफ्रैक्शन जब सीखोगे तो ये नहीं होता, डिफ्रैक्शन में ब्राइट बैंड्स है और डार्क पॉइंट्स है, बताता हूँ बाद में, वो वहां पे विड्थ सेम नहीं होता है। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। गुड, क्लियर यहाँ तक? पक्का? तो अगर आपको ब्राइट का विड्थ निकालना है तो डार्क के कंडीशन यूज करो, मतलब डार्क का डिस्टेंस यूज करो सेंटर से। डार्क का विड्थ निकालना तो ब्राइट के कंडीशंस यूज होंगे, दैट इज द ओनली थिंग। तो इतना से तुमको पता होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? तो अभी लास्ट इंटरफेरेंस का जो लास्ट चीज बाकी रह गया, हाउ टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेस। वन वे यू हैव ऑलरेडी सीन, you can obtain coherent sources by placing two narrow slits right after a monochromatic source, जो हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने मोनोक्रोमेटिक सोर्स के, यहाँ पे एक सोर्स था मोनोक्रोमेटिक और उसके जस्ट बाद दो स्लिट रख दिए थे। तो दिस इज वन वे ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्सेस, बट देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्सेस। तो उसके बाद वही टॉपिक होगा, क्या है? मेथड्स फॉर obtaining coherent sources. So there are two more methods of obtaining coherent sources. Methods for obtaining coherent sources. Coherent sources. उसमें से एक है लॉयड्स मिरर और एक है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। लॉयड्स मिरर है ना, I just don't remember the spelling. Double L Y O D, L double Y O D, I don't know. लॉयड्स मिरर मेरे को नहीं याद रहता, आई एम सॉरी फॉर दिस। तो स्पेलिंग करेक्शन होगा तो कर लेना, आई विल जस्ट सी एंड डू इट, नहीं तो फिर बाद में स्पेलिंग गलत हो गई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? लॉयड्स मिरर, नॉट माई फॉल्ट, फॉल्ट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ कोर्स। एनीवेज, लॉयड्स मिरर। अब लॉयड्स मिरर क्या है? नाम में ये मिरर एक सिंपल सा मिरर है, लेकिन लॉयड ने अपना दिमाग लगाया और एक मिरर यूज करके कोहेरेंट सोर्सेस बना दिए, तो उस मिरर को अभी लॉयड मिरर बोलते हैं, राइट? और इट इज जस्ट अ मिरर, नथिंग एल्स। तो ऐसा है, he took a mirror, placed it horizontal, then there is a screen over here जिसपे हमको देखना है इंटरफेरेंस पैटर्न। दिस इज अ स्क्रीन ओवर हियर, राइट? उसने क्या किया, उसने लिया एक सोर्स, अभी थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा। उसने लिया एक सिंगल सोर्स और सोर्स को रखा ग्रेजिंग। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ग्रेजिंग। यू नो ग्रेजिंग, मैंने बताया था आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेजिंग। व्हेन जब लाइट सिर्फ टच करके जाए ना, उसको ग्रेजिंग बोलते हैं। मतलब यहां से जो लाइट आएगा, तो लाइट आएगा ऐसे टच करके जाएगा, सरफेस को टच करके जाएगा, उसको बोलते हैं ग्रेजिंग। इट इज जस्ट टचिंग द सरफेस। मतलब ये जो सोर्स है ये मिरर के बहुत पास में है, आइडियली ऐसा है। लेकिन अगर मैं वैसा ड्रॉ करने जाऊंगा तो फिर डायग्राम तुमको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं थोड़ा इसको टेम्पररी ऊपर देखा। इट्स जस्ट अ टेम्पररी डायग्राम, वो एक्चुअली बहुत पास में होता है रियलिटी में। अब होगा क्या, इस सोर्स में से, ये रियल सोर्स है बाय द वे, दिस इज रियल सोर्स। इस सोर्स में से जो लाइट है वो डायरेक्टली स्क्रीन पे जाएगा, यस। अब इसी सोर्स में से जो लाइट है
आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो जो लाइट डायरेक्टली मिरर पे गया उसको मैंने ब्लू कलर से डिनोट किया है, इंडिकेट किया है। जो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है उसका कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा समझेगा फिर। तो जो जो लाइट रिफ्लेक्ट होके मिरर पे गया, रिफ्लेक्ट होके, उसको मैं रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ होने वाला है। अभी मैं एग्जैक्टली तो डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहा, और वट एवर इट इज, आई एम जस्ट शोइंग दिस ऐसा। गुड। तो some rays are reaching the screen directly and the other rays are reaching after reflection on the mirror, but these rays, both of these rays are derived from the same source. तो जब सेम सोर्स से तुम दो सोर्सेस बना लेते हो तो वो क्या होते हैं, कोहेरेंट, राइट। अब होगा ऐसा, मैंने बोला, मैंने पहले बता दिया कि जो डायग्राम है, मैं एक सिर्फ तुमको स्कीमेटिक डायग्राम दे रहा हूँ, दैट डज नॉट मीन कि ये डायग्राम सही है, तुम मॉडिफाई कर लेना उसको। हमको दिखता ऐसा है, ऐसा दिखता है कि ये जो रेज है ना, दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम सम अदर सोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल सोर्स। तो दो सोर्सेज आएंगे, एक है रियल सोर्स और एक होगा वर्चुअल सोर्स, राइट। सो इट अपीयर्स टू अस एज इफ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम टू सोर्सेज, वन ऑफ देम इज वर्चुअल, दिस इज वर्चुअल सोर्स, एंड दीज टू रेज, one going directly from source to the mirror and the others which are reaching the mirror after reflection, ये यहाँ पे एक interference pattern बना देंगे, and that interference pattern is supposed to be very sharp, clear, good contrast, because the rays are obtained from the same sources. So this is one way of obtaining coherent sources. एक है बाइप्रिज्म, तो फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म, दिस इज द सेकंड मेथड। और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म पे तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इवन दो इट इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ योर स्टेट बोर्ड, पर सीईटी में, जेई नीट में आते हैं, जेई नीट में भी है वो सिलेबस में, तो मैं बता ही देता हूँ आपको क्या है ये। तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, नाम में ये फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, एक्चुअली ये बाइप्रिज्म है ही नहीं, ये सिंगल प्रिज्म है। तो बाइप्रिज्म क्यों बोलते बताता हूँ। इसका वर्टेक्स एंगल बहुत छोटा है, द वर्टेक्स एंगल इज वेरी स्मॉल। वर्टेक्स एंगल मतलब क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करता हूं मैं, लेट मी मार्क दिस लाइन, सेंटर, मोर और लेस सेंटर, यस। तो ये जो बायोप्रिज्म है, वर्टेक्स एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल। तो ये जो बायोप्रिज्म है ना, इसका एंगल बहुत छोटा है। अब इसको तुम इमेजिन करना चाहो तो तुम ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो कि ये एक प्रिज्म है ही नहीं, ये दो प्रिज्म है ज्वाइंट बेस टू बेस। So you can imagine that these are two prisms joined base to base, इसलिए इसको फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म बोलते हैं। वर्टेक्स एंगल नियरली 180 है, मतलब वर्टेक्स एंगल इज नियरली 180 डिग्री, तो सो नॉट छोटा बड़ा एक्चुअली, तो वर्टेक्स एंगल इज नियरली 180। और ये प्रिज्म, इट मे बी इमेजिन्ड एज इट इज मेड अप ऑफ टू प्रिज्म्स जॉइंड बेस टू बेस, इसको बोलते हैं बाइप्रिज्म। अब होता ऐसा है कि हम लोग ना इसके जस्ट इसके पीछे यहाँ पे एक सोर्स रख देते हैं एस, और उसके बाद इस सोर्स के जस्ट आगे रख देते हैं एक स्लिट, वेरी थिन स्लिट। अभी वापस प्रॉब्लम वही है कि आई विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ डायग्राम प्रॉपरली, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको दूर कर देता हूँ। तो ये हो गया सोर्स एस। तो यहां से जो लाइट आएगा, वो जो कॉर्नर से लाइट आता है ना, कॉर्नर से जो लाइट का बेंडिंग होता है वो ज्यादा होता है, वो आप डिफ्रैक्शन में सिखाऊंगा डिफ्रैक्शन में, ये स्क्रीन है। तो जो लाइट कॉर्नर से आया, उसका ऐसा बेंडिंग हुआ, वो यहां गया सीधा, इट गोज लाइक दैट। फिर यहां पे जो रे होगा, it will go something like this over here, okay, more or less, ठीक है। फिर यहाँ पे जो लाइट होगा, it will also bend, तो अभी वो दो रे ही बता रहा हूँ, बाकी आई नॉट शो। फिर अगेन यहाँ इस तरफ भी तो लाइट आएगा, it will bend like this, okay, sufficient। फिर यहाँ भी जो रे आएगा, रे ऑफ लाइट, दिस रे ऑफ लाइट
will also bend to form यहाँ पे आएगी, गुड, डन। बाकी रेज में दिखा नहीं रहा, बाकी रेज ड्रॉ करके वही होगा सब। तो यहाँ पे इस रीजन में आपका बनता है इंटरफेरेंस, दिस इज रीजन ऑफ इंटरफेरेंस। है हमारे पास एक सोर्स, लेकिन अगर आप इन रेज को एक्सटेंड करोगे पीछे, इफ यू एक्सटेंड दीज रेज, तो आपको ऐसा दिखेगा कि रेज आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। So you will see that there is one source over here, और similarly on the other side also, दूसरे साइड पे भी तुमको ऐसा ही दिखता है। You may feel that the light is coming from one source from the upper part and one source from the lower part. तो ये S2 source, S1 source है, ओके। तो ऐसा आपको दिखेगा कुछ, something like that। ये डायग्राम ड्रॉ करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, ठीक है। एनीवेज, गुड इनफ। तो था तो एक सोर्स ऑन एस, लेकिन बाइप्रिज्म से लाइट पास होने के बाद यहाँ पे इंटरफेरेंस हुआ, और इंटरफेरेंस हुआ, जब इंटरफेरेंस होता है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू एक्सप्लेन कि इंटरफेरेंस कैसे हुआ। सोर्स तो एक था, इंटरफेरेंस के लिए कितने सोर्स चाहिए, कितने चाहिए, कम से कम दो, टू और मोर। तो यहाँ पे अगर हम इन रेज को पीछे एक्सटेंड कर दे तो हमको ऐसा अपीयर होता है दैट द लाइट इज कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस, एंड बिकॉज दीज टू सोर्सेस आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम सोर्स, दीज टू सोर्सेस आर कोहेरेंट। इसको बोलते हैं फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। और ये हो गया तुम्हारा फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट का सेटअप, मतलब खासकर तो एटलीस्ट हाउ डू यू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेस। अब ये फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म को हम लोग माउंट करते हैं। मैं तुमको एक्सपेरिमेंटल सेटअप बता देता हूँ। यहाँ पे हम एक वुडन टेबल लेते हैं, उस वुडन टेबल पे, ये वुडन टेबल है, इस वुडन टेबल पे हम लोग थोड़ा सा मूवेबल सेटअप रखते हैं। मूवेबल मतलब हम चीज़ों को आगे पीछे कर सकते हैं। तो हमारे पास इस मूवेबल सेटअप पे सबसे पहले एक सोर्स है, ये जो सोर्स है एस, वो सोर्स है ये। तो यहाँ पे एक सोर्स है आपके पास एस, उसके बाद आपके पास एक बाइप्रिज्म है। और बाय द वे इफ यू सी, ये लाइन क्यों ड्रॉ के बताता हूँ मैं, लाइन भी काम का है हमारे, क्योंकि एवरीथिंग हियर इज कोएक्सियल। ऊपर नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे हुआ तो इंटरफेरेंस पैटर्न ही नहीं बनने वाला। तो यू हैव अ बाइप्रिज्म ओवर हियर, राइट, ऐसा होता है, बाइप्रिज्म होता है। उसके बाद लेंस होता है। अब लेंस क्यों होता है वो मैं बताऊंगा आपको, आई विल टेल यू आफ्टर अ व्हाइल। लेंस होता है यहाँ पे, यू हैव अ लेंस, जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। तो यू हैव अ लेंस ओवर हियर, ये लेंस मूवेबल है ऑफ कोर्स। फिर यहाँ पे कोई स्क्रीन विन नहीं होता, देयर इज नो स्क्रीन, एब्सोल्युटली नो स्क्रीन। यहाँ पे सीधा होता है टेलीस्कोप, हम लोग इसको देखते ही सीधा टेलीस्कोप में है, आईपीस। So that is the actual setup of Fresnel बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। वो आपको नोट्स में नहीं है, वो आपको एक क्वेश्चन में आएगा स्टेट बोर्ड के, और जेई नीट में तो लगने ही वाला है। तो इसलिए पहले ही बता दिया, यू हैव सोर्स, यू हैव बाइप्रिज्म, यू हैव अ लेंस, यू हैव टेलीस्कोप, ऑल ऑफ दिस आर मूवेबल। इसका मतलब द डिस्टेंस डी कैन बी चेंज्ड, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन। बाय द वे आई टोल्ड यू कि ये जो हम लोगों ने सोर्स है, ये बाइप्रिज्म के बहुत पास में रखा है। इसका रीजन है सोर्स टू स्क्रीन डिस्टेंस और बाइप्रिज्म टू स्क्रीन डिस्टेंस इज सेम। और हम लोग लेंस को भी बहुत पास में रखते हैं, मतलब इन फैक्ट द डिस्टेंस ऑफ लेंस फ्रॉम द स्क्रीन, स्क्रीन यहाँ पे टेलीस्कोप है, द डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम द telescope and the distance of biprism from the telescope, these are all same and these are equal to focal length of the lens। तो इक्वल टू फोकल लेंथ हो जाएगा। क्यों फोकल लेंथ हो जाएगा भाई, तुम जहाँ से इमेज को देखते हो या जहाँ इमेज बनता है, इमेज जहाँ बनता है वो फोकस होता है लेंस का, लेंस का फोकस होता है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो, इमेज कहाँ बनता है, फोकस। तो जहाँ तुम देख रहे हो दैट बिकम्स अ फोकल लेंथ। क्लियर यहाँ तक? सो दिस इज द एंड ऑफ इंटरफेरेंस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अभी हमारा सिर्फ रह गया डिफ्रैक्शन एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का छोटा सा पार्ट है।